अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और हम लोगों ने 4 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे। हमने महत्वपूर्ण बात ये पढ़ी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होता है उसके 2 पार्ट है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जो कि टोटल 11 होते हैं, इसमें से 4 हमने पढ़ लिए हैं। और दूसरा होता है अकाउंटिंग कन्वेंशंस, ये टोटल 3 होती हैं, इसको अभी हमने छुआ भी नहीं है। ठीक है, तो 4 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, 5वां कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पांचवा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट सिंपल सी ये बात कहता है, जो कि आपने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी पढ़ी थी मैम। क्या पढ़ा था कि अकाउंट्स में सिर्फ वो चीजें रिकॉर्ड होती हैं विच कैन बी डिनोटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। बताओ ये बात पढ़ी थी कि नहीं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये बात तो पढ़ी थी हमने, अकाउंट्स की डेफिनेशन में ये बात तो थी। तो ये भी बात, यहाँ भी वही बात कवर हो रही है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही बात कहता है कि केवल वही ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिनको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, यानी रुपए के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपसे कहा जाए कि 2000 किलो का स्टॉक खरीदा गया, तो अगर आपको ये नहीं पता कि प्रत्येक स्टॉक की कितनी कीमत है, तो आप उस स्टॉक को रिकॉर्ड नहीं कर सकती हैं। और जब आपको ये कहा जाए कि 20,000 रुपए का स्टॉक खरीदा गया है, तब आप उसको बड़े आराम से रिकॉर्ड कर लेंगी। क्यों? क्योंकि आपको उसके रुपए में कीमत पता है। तो जिस चीज को मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सकता है, सिर्फ उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री की जा सकती है, और जिन चीजों को मनी के टर्म्स में मेजर हम नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर बात है? तो जैसे कि मैंने कहा, मैंने 20 कुर्सियां खरीदी हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूं कि हर एक कुर्सी कितने रुपए की थी। तो क्या आप ये रिकॉर्ड कर सकते हैं कि मैंने कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा है? नहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। ठीक, लेकिन मैंने आपसे कहा कि मैंने 20 कुर्सियां खरीदी हैं और हर एक कुर्सी 100 रुपए की थी, तो अब आप रिकॉर्ड कर सकती हैं कि फर्नीचर मैंने कितने का परचेज किया है। आप 100 × 20 करेंगी, 2000 रुपए का मैंने फर्नीचर रिकॉर्ड परचेज किया है, तो फर्नीचर परचेज करने की आप एंट्री पास कर देंगे, जो भी जनरल एंट्री होती है 2000 रुपए से। अब इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है क्योंकि इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब तक किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता, तब तक इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, और ज्यादा इलैबोरेशन की इसमें जरूरत है नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। तो देखो, अकाउंट्स में पीरियड 2 टाइप के होते हैं। अकाउंटिंग पीरियड जो है आपका, वो 2 टाइप का हो सकता है। पहला तो होता है आपका कैलेंडर ईयर। अब कैलेंडर ईयर तो आप जानती हैं, है ना, कि 1 जनवरी को शुरू होता है ये और 31 दिसंबर को खत्म होता है। और दूसरे टाइप का ईयर है फाइनेंशियल ईयर, है ना। इसके बारे में भी आपको पहले से बताया था कि ये कब शुरू होता है। ये 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। ठीक है, तो ये 2 टाइप के ईयर होते हैं अकाउंट्स में। जो छोटे मोटे बिजनेस हैं वो ये वाला ईयर फॉलो करते हैं। छोटे मोटे बिजनेस, बहुत छोटे छोटे बिजनेस जो है वो ये वाला बिजनेस फॉलो करते हैं, जैसे कि परचून वाले। ठीक है, जो छोटी छोटी दुकानें नहीं होती वो ये वाला बिजनेस फॉलो करते हैं कैलेंडर ईयर
वाला कैलेंडर ईयर वाला सिस्टम फॉलो करते हैं कि उनके लिए साल शुरू होता है 1 जनवरी को और खत्म होता है 31 दिसंबर को। ओपनिंग स्टॉक वो 1 जनवरी को निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वो 31 दिसंबर को निकालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस भी 31 दिसंबर को कंप्यूट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन भी 31 दिसंबर को कंप्यूट करते हैं। लेकिन जो मिड साइज और लार्ज बिजनेस हाउसेस हैं, ठीक, वो लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर फाइनेंशियल ईयर बनाते हैं, यानी उनके लिए साल 1 अप्रैल को शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। वो लोग ओपनिंग स्टॉक 1 अप्रैल को कंप्यूट करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च को कंप्यूट करते हैं। वो लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस भी 31 मार्च को कंप्यूट करते हैं और अपने फाइनेंशियल पोजीशन भी 31 मार्च को कंप्यूट करते हैं। ठीक है, क्लियर है मैम? ठीक है ना? हाँ, चलो इसको नोट करना हो कर लो, नहीं तो बाद में रिकॉर्डिंग में से नोट करना हो कर लेना। जी, रिकॉर्डिंग में से करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो मैम ये कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट इतनी सी बात कहता है कि जब भी आप कोई एसेट खरीदती हैं, ठीक है, ध्यान रखना सिर्फ एसेट की बात हो रही है, गुड्स की बात नहीं हो रही, कि जब आप कोई एसेट खरीदती है ना, तो उस एसेट को हमेशा उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है, जो उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है उसके ऊपर उस एसेट को रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, जब भी आप कोई एसेट खरीदेंगी तो उस एसेट को ठीक है, एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड एट इट्स हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है, ये बात कहता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट कि एसेट जब भी आप कोई ले रही है तो उसको हमेशा उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करके रखना है। ठीक है, सही बात है। तो एसेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है मैम? तो हिस्टोरिकल कॉस्ट का भी मतलब मैंने आपको एक जगह बताया था, ठीक है? नहीं मैम, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज किया है उस एसेट को, यानी उसकी परचेज वैल्यू, उसमें ऐड कर दीजिए क्या, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। या देखा था ना? हाँ, कैसे देखा था? मैंने आपसे कहा था 30,000 रुपए की आपने टीवी खरीदी और 1,000 रुपए अगर भाड़े पे खर्चा कर दिए उसको घर पे लाने के, तो वो टीवी कितने का पड़ा? 30 का कि 31 का? तो आपने कहा था 31 का पड़ा, क्योंकि हमारी जेब से तो 31 रुपए निकले उस टीवी को खरीदने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उसकी परचेज प्राइस जो थी टीवी की 30,000, उसमें ये ऑल एक्सपेंसेस जो कि हमने इनकर किया एट द टाइम ऑफ परचेज, जो कि था 1,000 रुपए का भाड़े का खर्चा, वो उसमें ऐड किया, और 30 + 31 जो हमारी कीमत निकली वो हमारी उस टीवी की हिस्टोरिकल कॉस्ट थी। ठीक है, अगर जो भी बिजनेस हाउसेस होंगे वो उस एसेट को हमेशा उस हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, एसेट को कभी भी उसकी एक्चुअल वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड किया जाता। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट में तो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो बची है वो लिखी जाती है, और ये हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हमेशा लिखी जाती है। ठीक है, वो कैसे? जैसे मान लो आपने कोई मशीन खरीदी है, तो मशीन खरीदने की कीमत है 1.5 लाख रुपए, और हर साल मशीन की वैल्यू 10% कम होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। तो इसमें से डेप्रिसिएशन लेस होगा। ठीक है, 1.5 लाख का 10% कितना होता है? 15,000 रुपए। ठीक है, तो इसकी कितनी कीमत बची है? 1,35,000 रुपए। तो बैलेंस शीट में तो 1,35,000 लिखे जाएंगे, लेकिन ये जो मैंने वर्किंग की है ना, 1.5 लाख - 15,000, ये भी वहां बैलेंस शीट पे शो होगी।
क्यों? क्योंकि हमें वहां हिस्टोरिकल कॉस्ट हमेशा दिखानी है कि मशीन को आखिर में खरीदा किस कीमत पे गया था। ठीक है, तो जब भी कोई एसेट खरीद रहे हैं हम हमेशा उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब परचेज प्राइस प्लस ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक, कोई दिक्कत इस बात में नहीं ना? ठीक, हाँ। तो बैलेंस शीट में होता कैसे है मैम कि बैलेंस शीट में होता कैसे है कि ये उसकी मान लो लाइबिलिटी साइड, ठीक, और ये होगा एसेट साइड। ये है लाइबिलिटी, ये है एसेट्स, और दोनों के रुपीस के कॉलम। तो मैंने मशीन खरीदी है, तो मशीन आपने लिखा 1.5 लाख का, ठीक है। ये आपने क्या रिप्रेजेंट कर दी? ये आपने रिप्रेजेंट कर दी उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक, अब यहाँ पे आप दिखाएंगी लेस, उसमें से डेप्रिसिएशन करेंगी। जो 1 साल में उसकी कीमत रिड्यूस हुई है ना उस मशीन की, उसको आप माइनस करेंगे 15,000 रुपए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1,35,000। ये उसकी बची हुई कीमत है। बची हुई कीमत को हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, WDV। ठीक है, समझ में आया? मशीन, इस तरीके से हम किसी भी एसेट का क्लासिफिकेशन बैलेंस शीट में करते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उसकी बची हुई कीमत ही नहीं लिखते हैं, बल्कि उसकी कॉस्ट जो लगी थी वो लिखते हैं। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन जितना माइनस हुआ, 1 साल में जो वैल्यू कम हुई है वो माइनस करते हैं वहां पे दिखा के, और उसके बाद जो कीमत बची है वो अंदर रुपीस के कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, जो वैल्यू बची है उसका जो टेक्निकल नाम है उसको हम कहते हैं रिटन डाउन वैल्यू, WDV। ठीक है जी सर, कोई दिक्कत है इसमें तो बताइए। कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई बार पूछा जा चुका है शॉर्ट नोट्स में। चलिए, नेक्स्ट है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है? डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट मैम ये बात कहता है कि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। ठीक है, प्रत्येक डेबिट का एक क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन और इवेंट रिकॉर्ड कर रही हैं तो उस हर एक ट्रांजेक्शन और इवेंट के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, 2 फोल्ड्स होंगे। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हैव 2 एस्पेक्ट्स, और वो 2 एस्पेक्ट्स क्या है? वो 2 एस्पेक्ट्स हैं डेबिट और क्रेडिट। ठीक, तो ये जो डेबिट क्रेडिट आप सुनती रहती है अकाउंट्स में, वो इस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से बना है। ठीक है, उस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में ये बात कही गई है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट आइडेंटिफाई कर रही हैं तो उस हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट के 2 एस्पेक्ट्स होंगे, 2 फोल्ड्स होंगे। एक फोल्ड को, एक एस्पेक्ट को आप कहेंगे डेबिट, और एक फोल्ड और एक एस्पेक्ट को आप कहेंगे क्रेडिट। जहां जहां आप कोई अकाउंट डेबिट कर रही हैं तो इसका साफ मतलब है कि आपको कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट करना ही है। ठीक है, क्योंकि फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। ठीक, ये भी लाइन लिख लेते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ क्रेडिट एंड फॉर एवरी क्रेडिट देयर इज अ डेबिट। ठीक है, तो जब भी आपने कोई ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया तो उस ट्रांजैक्शन के आपको पता है कि 2 एस्पेक्ट्स होंगे, 2 फोल्ड्स होंगे। कौन सा? एक फोल्ड होगा
कोई डेबिट और एक फोल्ड होगा कोई क्रेडिट, यानी कोई ना कोई अकाउंट डेबिट करना है और कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट करना है। तो मान लो कोई अकाउंट आपने डेबिट किया तो इसका साफ अर्थ है कि आपको कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने कोई अकाउंट क्रेडिट किया तो इसका साफ अर्थ है कि आपको कोई ना कोई अकाउंट डेबिट भी करना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? हाँ। इसके अलावा ठीक है, एक और बात ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन को या इवेंट को रिकॉर्ड करती है ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क पड़ता है, ठीक है। जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट रिकॉर्ड करती हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो उससे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे फर्क पड़ता है। वो फर्क क्या पड़ता है कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब बताइए क्या होता है? फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पता चलती है? जी मैम, अरे बाप रे बाप, तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कहाँ पता चलती है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे कहाँ पता चलती है? बस आपने उल्टा बताया, बाकी सब सही था। कि फाइनेंशियल पोजीशन जो पता चलती है वो पता चलती है बैलेंस शीट से, और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। और बैलेंस शीट जब आप बनाती हैं तो उससे फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि हर एक ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड करने से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में फर्क आएगा, यानी एक्चुअल में क्या फर्क आएगा? आपकी बैलेंस शीट में फर्क आएगा, और बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी में फर्क आएगा। एसेट लायबिलिटी में कैसे फर्क आ सकता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट रिकॉर्ड करेंगी तो उससे आपके एसेट या तो बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं, ठीक है। और लायबिलिटी या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, ठीक है। अगर कोई एसेट बढ़ रहा है मैम, तो इसका साफ अर्थ है कि आपकी लायबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और अगर लायबिलिटी नहीं बढ़ रही है और तब भी एसेट बढ़ रहा है, तो फिर कोई ना कोई एसेट कम हो रहा होगा, ठीक है। ये क्या बताएं सर, समझ में नहीं आ रहा। मैम होता क्या है कि एक इक्वेशन बनती है जिसको हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, और उसका अर्थ होता है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये क्या है? ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है जिसके ऊपर आपका अलग से एक चैप्टर है। तो अगर एसेट का मतलब है लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो अगर एसेट साइड में कुछ बढ़ रहा है तो यहां लायबिलिटी साइड में कुछ बढ़ना जरूरी है कि नहीं? तभी तो दोनों साइड बराबर रहेंगी। तो इसीलिए अगर एसेट बढ़ रहा है तो लायबिलिटी का बढ़ना जरूरी होता है, और अगर लायबिलिटी बढ़ नहीं रहा है तो अगर एक एसेट बढ़ रहा है तो दूसरा एसेट भी उतनी ही कीमत से कम होना जरूरी है। अगर एक एसेट 25,000 से बढ़ रहा है तो दूसरा कोई एसेट 25,000 से कम होना जरूरी है, तभी तो बराबर आएगा दोनों साइड्स, ठीक है। क्योंकि ये साइड अलग है, इक्वल टू के ये जो लेफ्ट साइड है वो अलग है और राइट साइड अलग है, तो दोनों का बराबर रहना जरूरी है ना, तभी तो वो इक्वेट करेंगे। आप मेरी बात समझ रही है कि नहीं? जी बिल्कुल वही बात है। तो वो दोनों इक्वल कब रहेगी? मान लो एसेट बढ़ रहा है तो या तो लायबिलिटी बढ़े तो इक्वल रहेगी, और अगर लायबिलिटी नहीं बढ़ रही तो उतनी ही अमाउंट से कोई और एसेट कम हो तो वो इक्वल रहेगी, है ना। सही बात है। इसी तरह यही काम आपको करना है अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में, एसेट और लायबिलिटी को बढ़ाना घटाना है बस। अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रहा है तो उसका साफ अर्थ क्या होगा? किसी ना किसी एसेट का बढ़ना जरूरी है, ठीक है। टू एस्पेक्ट देखिए यहां भी आ रहा है, डुअल एस्पेक्ट।
ठीक है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या टू एस्पेक्ट्स की बात कर रहा है ना, तो यहाँ भी देखिए ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें भी दो एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो एसेट का बढ़ना जरूरी है, और अगर मान लो एसेट नहीं बढ़ रहा तो एक लाइबिलिटी जितने अमाउंट से बढ़ रही है तो कोई और लाइबिलिटी भी उतनी ही अमाउंट से कम करना जरूरी है, तभी वो इक्वेट करेंगे आपस में एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है, ये बातें समझ में आई कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो पूछिए, इंपॉर्टेंट है ये भी पूछा जाता है काफी। हाँ, वो दोनों हमेशा इक्वल रहने चाहिए। तो अगर एक तरफ कोई इंक्रीज आ रहा है, ठीक है, एसेट की तरफ अगर कोई इंक्रीज आ रहा है तो लाइबिलिटी की तरफ भी उतना ही इंक्रीज करना जरूरी है, और अगर लाइबिलिटी की तरफ इंक्रीज नहीं कर रहे हैं तो एसेट की तरफ ही किसी चीज को उतनी ही वैल्यू से कम करना जरूरी है। मान लो, ठीक है, अभी छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने लिखा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, मैंने कहा कैश की वैल्यू 20,000 रुपए से बढ़ रही है, तो कैश 20,000 से बढ़ गया, ठीक है ना? अब क्या जरूरी है, लाइबिलिटी साइड, इस साइड भी किसी का 20,000 से बढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहां तो 20,000 की अमाउंट आ गई, यहाँ कोई अमाउंट ही नहीं है, तो ये दोनों इक्वेट होंगे ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ 20,000 से इंक्रीज करना जरूरी है किसी चीज को, तो मैंने कैपिटल को 20,000 से इंक्रीज किया है ना, तो ये दोनों बराबर हो गए। लेकिन मान लो मैं कैपिटल को 20,000 से इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा, कोई ना कोई दूसरा एसेट ढूंढना होगा जिसको मैं कम कर सकता हूँ सेम 20,000 के अमाउंट से। तो मैंने क्या किया, मैंने स्टॉक को 20,000 से कम कर दिया, तो इसका क्या मतलब होगा कि मैंने स्टॉक खरीदा है 20,000 रुपए से, है ना? ठीक है, या तो एसेट लाइबिलिटी दोनों बढ़े, या तो एक एसेट कम हो और दूसरा एसेट, या तो एक एसेट बढ़े दूसरा एसेट कम हो, या तो एक लाइबिलिटी बढ़े दूसरी लाइबिलिटी कम हो, इतनी पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज की, ठीक है, अगर किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट की वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होता है उसमें तीन पॉसिबिलिटी होती है, एक तो एसेट और लाइबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं, ठीक है, अच्छा दूसरी भी होती है, चार होती है, एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तीसरा एक लाइबिलिटी बढ़ रहा है दूसरा लाइबिलिटी कम हो रहा है, और लास्ट क्या होगी कि दोनों एसेट लाइबिलिटी कम हो रहे हैं। ठीक है, समझ गए ना? चलो फिर ठीक है, ये था डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करें रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, रेवेन्यू को आपको तब, रेवेन्यू मतलब कमाई, कमाई को आपको रियलाइज कब करना है, कि कब उसको रिकॉर्ड करना है कि आपकी कमाई हो गई है। तो ये कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि आपको कमाई को तब रिकॉर्ड करना है जब आपने उसको एक्चुअल में अर्न कर लिया हो, ठीक है, ना कि तब जब एक्चुअल में उसके लिए कैश मिला हो। ये क्या बात हुई सर? जी मैम, ये कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि रेवेन्यूज टू बी रिकॉर्डेड व्हेन द रेवेन्यू इज एक्चुअली अर्नड बाय द बिजनेस हाउस, ठीक है, नॉट व्हेन द एक्चुअल कैश इज रिसीव्ड फॉर इट। यानी आपको रेवेन्यू ड्यू बेसिस पे रिकॉर्ड करना होता है, ना कि कैश बेसिस पे, फॉलोइंग एक्रूवल प्रिंसिपल। एक्रूवल क्या था मैम, याद है? एक्रूवल उसने पढ़ा था, हमने क्या कहा था उसमें, एक्रूवल कॉन्सेप्ट जो उसने पढ़ा था, जी क्या नहीं समझ में आ रहा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, उस दिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ा था हमने, तो वो आपको याद है क्या, भूल गई? अच्छा चलो, उसमें एक बात थी कि कोई भी
कमाई और एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस या इनकम, हम उसको तब रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब एक्चुअल में कैश रिसीव या पे किया होंगे, बल्कि तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो एक्चुअल में अकर किया हो, है ना? ये बात नहीं थी ना जी? तो यहाँ भी वही बात है, वहां तो एक्सपेंस और इनकम दोनों कवर थे, यहाँ केवल इनकम की बात हो रही है, क्योंकि रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है। तो इनकम को आपको तब रिकॉर्ड नहीं करना है जब उसके लिए जब आपको एक्चुअल में नगद पैसा मिला हो, बल्कि तब रिकॉर्ड करना है जब वो एक्चुअल में ड्यू हो गया हो। ठीक है? जैसे कि आपको महीने की पगार मिलनी है 1 तारीख को, लेकिन आपके एम्प्लॉयर ने कहा कि अभी आपको तनख्वाह नहीं मिल पाएगी, कुछ प्रॉब्लम है कंपनी के बैंकिंग सिस्टम में, इसलिए आपकी तनख्वाह ट्रांसफर नहीं हो सकती। आपको तनख्वाह 10 तारीख को ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है? तो आप सैलरी रिसीव कब मानेंगी? बताइए, अब कब मानेंगी कि आपको सैलरी रिसीव हो रही है? सैलरी रिसीव आप कब मानेंगी? 10 को कि 1 को? 10 को। चलो इसको एक सेकेंड छोड़ो, ये तो खैर एक नॉर्मल इंसान की बात हुई, या बिजनेस पे ही बढ़ते हैं। ठीक है? क्योंकि हमें तो बिजनेस के हिसाब से सोचना है, तो बिजनेस के हिसाब से सोचो कि वही आप दुकानदार हैं और ये मैं हूं। ठीक है? आप किस चीज की दुकानदार है? आपकी नमकीन की शॉप है। मैंने आपके यहाँ से 500 रुपए की नमकीन खरीदी है। ठीक है? 500 रुपीज की नमकीन परचेज की है। ठीक है? एरो गलत हो गया। ठीक? और मैंने आपको वादा किया है कि मैं विद इन 7 डेज पेमेंट कर दूंगा आपको, यानी क्रेडिट पे सेल हुई है ना? आपने क्रेडिट सेल किया है, मैंने क्रेडिट परचेज किया है। ठीक बात है? तो ये बताइए, और ये हुआ कब है? ये मैं खरीद के गया हूं, आज की तारीख क्या है? 22 जुलाई। 22 जुलाई को मैं सेल वो सामान खरीद के गया हूं। ठीक है? और 29 जुलाई को मैं क्या करूंगा? आपको पेमेंट करूंगा। विद इन 7 डेज प्रॉमिस किया ना, तो 29 तक आके पेमेंट करूंगा, उससे पहले नहीं करूंगा। ठीक है? 500 रुपए। तो अब मुझे ये बताइए कि आप सेल कब मानेंगी? आपको तो अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने ना, क्योंकि आपका तो बिजनेस है। ठीक है? मैं बनाऊं चाहे ना बनाऊं, लेकिन आपको तो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने, उसमें दिखाना है कि सेल कब हो रही है, कब नहीं हो रही है। तो आप सेल कौन सी तारीख को मानेंगी? 22 जुलाई को कि 29 जुलाई को? काहे? पैसा तो मिला नहीं। हाँ कुछ चलेगा, अगर मैं लेके भाग जाऊं तो क्या करेंगी? अरे आप तो गाली दे रही हैं। अकाउंट्स में बैड डेट्स को गाली समझा जाता है एक तरीके से ना। ठीक है? हमारे सर यही कहते थे। ठीक? तो हाँ, हम बैड डेट्स में बिल्कुल यही बात है मैम। जिस दिन ट्रांजैक्शन एक्चुअल में अकर कर रहा है, उस दिन हमें रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है? ऑन ड्यू बेसिस, इसी को हम कहते हैं कि हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑन ड्यू बेसिस। ट्रांजैक्शन एंड event is to be recorded on due basis, जिस दिन वो एक्चुअल में ड्यू किया है। ठीक? तो ड्यू किस दिन हुआ था? 22 जुलाई को। 22 जुलाई को आपने एक्चुअल में सेल्स की थी, तो सेल्स की डेट क्या है आपकी? 22 जुलाई। आप सेल्स की जर्नल एंट्री कब पास करेंगी? 22 जुलाई को पास करेंगी। और 29 जुलाई को आप पास करेंगी, जब मुझसे पैसा रिसीव करेंगी तो पेमेंट रिसीव करने की एंट्री पास करेंगी। ठीक है? अच्छा, अब मुझे बताओ, कमाई कब हो रही है? 22 जुलाई को कि 29 जुलाई को?
रेवेन्यू कब मिल रहा है? हाँ, पक्का? यहां आपने गलत जवाब दिया और आपको केबीसी में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, क्यों? सर ये जोक बहुत खराब तरह से। चलिए मैम, हम कह रहे थे मैम कि 29 जुलाई को आप पेमेंट रिसीव करेंगी, तो आपका मतलब है रेवेन्यू आपको 29 जुलाई को हो रहा है। मैम ऐसा नहीं है। वास्तविकता में अकाउंट्स में क्या होता है, जब आपने 22 जुलाई को मुझे सामान बेचा ना, आप ये मान के नहीं चलती हैं कि मैं पैसा लेके भाग जाऊंगा। ठीक है, इंसान हमेशा सकारात्मक सोचता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेठालाल कहते थे, जेठालाल कहते हैं कि हमेशा सकारात्मक सोचो। ठीक है, कभी नकारात्मक ना सोचो। बिल्कुल वैसे ही हर एक बिजनेसमैन हमेशा सकारात्मक सोच रखता है। तो मैंने जब आपने 22 जुलाई को मुझे सामान बेचा है 500 रुपए का, तो आप ये मान के चल रही हैं कि मैं 7 दिन के बाद पेमेंट करने आ जाऊंगा। तो आप रेवेन्यू भी, ठीक है, रेवेन्यू भी अपना 22 जुलाई को ही मान लेंगी। ठीक है, और जरा ये बात सोचिए कि सेल्स क्या होती है? सेल्स इनकम है कि एक्सपेंस है? लॉस है कि गेन है? एसेट है कि लायबिलिटी है? क्या है ये? नहीं, गेन में, इनकम और गेन में एक फर्क होता है। खैर अभी उस पर नहीं जाते हैं। ठीक है, इनकम और गेन में फर्क क्या होता है वो थोड़ा आगे सीखेंगे, लेकिन इनकम है। ठीक है, चलो गेन भी मानना चाहो मान लो अभी के लिए, वैसे गेन नहीं है। ठीक है, आपको किसी को ये नहीं बताना है कि इनकम और गेन एक चीज होती है। इनकम और गेन अलग अलग चीजें हैं। ठीक, एक्सपेंस और लॉस अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, और वो फर्क करना हम सीखेंगे। वो फर्क क्या होता है दोनों में, वो हम सीखेंगे जर्नल के चैप्टर में, वही समझ में आएगा ये। तो सेल्स एक तरीके से इनकम है। प्योरली मैं बताऊं तो सेल्स एक इनकम है वैसे आपकी, गेन में नहीं है। तो सेल्स आपकी इनकम है, कमाई है। तो अगर आप 22 जुलाई को सेल्स रिकॉर्ड कर रही हैं, उसकी जर्नल एंट्री करे दे रही हैं, तो आप इनकम कब रिकॉर्ड कर रही हैं? आप 22 जुलाई को इनकम तो रिकॉर्ड ही करे दे रही है ना। आप तो ये मान के चल रही है 22 जुलाई को मुझे इनकम हो गई। ठीक है, 29 जुलाई को तो बस उसका पैसा मिल रहा है, पेमेंट रिसीव हो रही है 29 जुलाई को। ठीक है, तो आपकी सेल्स भी 22 जुलाई को हुई है, और सेल्स क्योंकि कमाई है, इसी वजह से आपका रेवेन्यू भी आपने कब रिकॉग्नाइज किया है? 22 जुलाई को रिकॉग्नाइज किया है, ना कि 29 जुलाई को। ठीक है, 29 जुलाई को जो भी इवेंट अगर कर रहा है मैम, वो महज औपचारिकता है। ठीक है, महज फॉर्मेलिटी है। ठीक है सर, अगर आपने बैटअप किया तो क्या होगा? तो मैम आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया था ना, आपने इनकम माना था। अब मैं आपका पैसा लेके भागा हूं तो वो लॉस है आपका। ठीक है, वो लॉस है, और लॉस हमेशा एक अनसर्टेन इवेंट होता है। ठीक है, आप चाह के भी उसके लिए परमानेंट तैयारी नहीं कर सकती। ठीक है, कोई भी बिजनेस अपने लॉसेस के लिए परमानेंट तैयारी नहीं कर सकता है। थोड़े बहुत अंदाजा वेकेशन के बेसिस पे तैयारी कर लेता है थोड़ी बहुत, लेकिन 100% तैयारी कोई भी बिजनेस अपने लॉसेस के लिए नहीं कर पाता है। ठीक, ये जितना भी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर आप देखती हैं किसी भी बिजनेस फैक्ट्री या कंपनी या जहां भी ऑफिस वगैरह में, ठीक है, ठीक है, और किसी भी बिजनेस एंटिटी में, तो वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर किस लिए रखा जाता है? आग से बचने के लिए। क्या जरूरी है जितनी क्वांटिटी में वो एक्सटिंग्विशर रखा है आपने, उस लेवल की आग ही लगे? हो सकता है उससे भयानक आग लग जाए, उससे ज्यादा नुकसान हो, आपका एक्सटिंग्विशर काम ही ना करे। ठीक है, लेकिन हम एस्टिमेटेड बेसिस पे क्या करते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी करके रखते हैं लॉस की, लेकिन एक्चुअल में 100% तैयारी कोई नहीं कर पाता है अपने लॉसेस के लिए, क्योंकि पता ही नहीं है कि किस डिग्री का लॉस हो सकता है हमें। ठीक है मैम, समझ में आ रहा है? तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज किया है? 22 जुलाई को ना। चलो, ये भी मैम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पता है क्यों? क्योंकि रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ये जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रही हैं, इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है।
रेवेन्यू रिकॉग्निशन के ऊपर, जो कि इस कॉन्सेप्ट को बहुत खास बना देता है और एग्जाम में पूछने के लिए बहुत ही फेवरेट बना देता है शॉर्ट नोट्स में, और वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS9। ठीक, चलो मान लो आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलने वाला था और इंटरेस्ट की ड्यू डेट है 1 जुलाई, पर ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच आपको जो इंटरेस्ट का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो ट्रांसफर हुआ है 8 जुलाई को। तो रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, 1 जुलाई की 8 जुलाई? 1 जुलाई, क्योंकि सर जो पहले वाली डेट आप लिख रहे हैं उसमें रिकॉर्ड करना है, ऐसा है? नहीं ना, नहीं ना, लॉजिक क्या है कि जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, जिस दिन इंटरेस्ट ड्यू होना है उस दिन हम मान लेते हैं कि हमें एक्चुअल में पैसा इस दिन मिल गया है। 8 जुलाई को केवल औपचारिकता पूर्ण होगी, केवल नगद पैसा उस दिन मिलेगा। ठीक है, हमारा जो हक बनता है उस इंटरेस्ट पे वो किस दिन बन गया है, 1 जुलाई को बन गया है ना, तो हम उसी दिन मान लेते हैं कि हमें रेवेन्यू हो गया है, हमें कमाई हो गई है। ठीक है, 8 जुलाई को तो सिर्फ मतलब आज पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा ड्यू टू सम ग्लिच, इस वजह से क्या है 8 जुलाई को ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एक हफ्ता हमें केवल औपचारिकता भर के लिए रुकना है, वरना हमारा तो पूरा हक बनता है 1 जुलाई को ही इंटरेस्ट रिसीव करने का, इसलिए रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज 1 जुलाई को ही कर लेंगे। समझ गई ना? हाँ सर, हमें वो सेल्स और पेमेंट रिसीव वाले में ही समझ में आ गया था, इसको इलैबोरेट तो फालतू में आप ही कर रहे हैं, मैं हम कुछ नहीं कर सकते, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा मैम, आपको जहां भी लगे कि मैं स्लो चल रहा हूं, ठीक है, फास्ट तो मेरी स्पीड है ही नहीं, तो अगर लगे कि स्लो चल रहा हो तो बता देना, थोड़ा सा फास्ट कर लेंगे। ठीक है, देयर आर, ठीक है ना? देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन। मैंने आपको क्या बताया कि रेवेन्यू इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन ड्यू बेसिस, नॉट ऑन कैश बेसिस। और इस रूल के 3 एक्सेप्शन है, यानी 3 जगह ये रूल अप्लाई नहीं करता। ठीक है, और वो 3 एक्सेप्शन क्या है? इन केस ऑफ सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस द अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड। जब आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल करते हैं कोई, EMI बेसिस पे, ठीक है, तो EMI के बेसिस पे जब भी आप सेल करते हैं तो जब तक इंस्टॉलमेंट मिल नहीं जाती, जब तक रिसीव नहीं हो जाती नगद इंस्टॉलमेंट, तब तक आप क्या करते हैं, उसको रेवेन्यू नहीं मानते। ठीक सर, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों हम नहीं मान सकते कि इंस्टॉलमेंट वो दे देगा आगे? जब पहले के केस में हम 500 रुपए की नमकीन बेच रहे हैं और ये मान लेते हैं कि वो 8-7 दिन में पेमेंट कर देगा आगे, तो ये क्यों नहीं मान सकते कि महीने भर बाद वो EMI भरने आ जाएगा? ठीक है, आपके मन में ये डाउट है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हफ्ते भर बाद वो 500 रुपए की नमकीन खरीदने के पैसे देने आ जाएगा, तो महीने भर बाद अपनी EMI भरने आएगा, ऐसा क्यों नहीं मान सकते? बताओ, डाउट है? डाउट है ना? हाँ, तो डाउट है, तो इसका कारण है कि EMI जो सेल होती है मैम, EMI की सेल में इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट होता रहता है ज्यादातर केसेस में। ठीक है, हालांकि फ्लिपकार्ट वगैरह में नहीं होता, लेकिन कई केसेस में इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है ज्यादातर, जो खासकर जो फाइनेंस वाले होते हैं चीजें, तो उसमें इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता रहता है, तो चांसेस ज्यादा होती हैं, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से अमाउंट ऑफ वो जो जिस बंदे को पेमेंट करनी है उसका कर्ज का अमाउंट बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट की वजह से। इसलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो हो सकता है कि पेमेंट मारने की कोशिश करें। ठीक है, और इस वजह से हम क्या करते हैं, जब तक एक्चुअल पेमेंट नहीं हो जाती तब तक उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक,
Second, in case of long-term construction projects, it is difficult to postpone the revenue till the completion of the full contract. In such cases, the proportionate part of the revenue which is equal to the part of contract completed by the end of the year is recognized as realized. ठीक? क्लियर है मैम? ये नहीं क्लियर है बिल्कुल। अच्छा, एक इसको पढ़ने से पहले मैं एक के हिसाब से और पूछना चाहूंगा क्वेश्चन फॉर्म में कि मान लो आप फिर से आई, फिर से मैं नमकीन खरीदना आपकी दुकान पे आ गया, मैंने आपसे 500 रुपए की इस बार 1000 रुपए की नमकीन खरीद ली है, ठीक है? रुको, थोड़ा दिक्कत है, 1000 की नमकीन नहीं, इस बार कुछ और बेचो। मान लो मैंने 30,000 का टीवी खरीदा है, ठीक है? और मेरा जो घर है ना वो लखनऊ के बड़ी मतलब समझ लो आउटस्कर्ट्स में पड़ता है, ठीक है? मान लो इंदिरा नगर के आगे पड़ता है, ठीक है? यहां से 15-20 किलोमीटर दूर। मैंने आपको पेमेंट कर दी है, ठीक है? कैश में 30,000 दे दिए तुरंत। आपने मुझसे कहा कि सर आपका घर बहुत दूर है, यहाँ से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर है, तो हम आज ही डिलीवरी नहीं कर पाएंगे, हमें डिलीवरी करने में 3-4 दिन लग जाएंगे, ठीक है? तो ये सब बातें कब हो रही हैं? मैंने सामान आपसे खरीदा कब है? मैंने 1 जुलाई को आपसे सामान आपसे सामान खरीदा है, ठीक है? और आपने कहा कि आज आपकी डिलीवरी नहीं हो सकती, 5 जुलाई तक हम आपको टीवी घर पे भिजवा देंगे, ठीक है? याद रखना, 1 जुलाई को सामान खरीदा भी है और पेमेंट भी इसी दिन कर दी है। पेमेंट इज ऑल्सो डन ऑन दिस डेट। अब बताओ, 5 जुलाई को आप डिलीवरी करेंगी टीवी की, रेवेन्यू किस दिन रिकॉग्नाइज करना है ये मुझे बताओ। 1 जुलाई को, 5 जुलाई को? हाँ मैम, मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल वही फंडा यूज कर रही है, जो पहले डेट लिखी है उसको बोल दे रही है। लॉजिक बताओ अच्छा इसका 1 जुलाई का। मैम सेल्स कंप्लीट हुई है क्या? मान लो आपसे टीवी टूट गया तो क्या आप मुझे रिफंड करेंगे कि नहीं? मान लो वो बहुत ही यूनिक पीस था और वो महीने में सिर्फ एक बार आता है या 6 महीने में एक बार आता है, ठीक है? ऐसा कोई यूनिक पीस था, ठीक है? बहुत ही बड़ी टीवी थी, मान लो मैक्सिमम टीवी का साइज कितना होता है, कितनी इंची होती है? 65 होती है? अरे 80 ले लो, 80 इंची टीवी थी, ठीक है? पता नहीं होती है कि नहीं, 80 इंची टीवी थी, ठीक है? वो और वो आपकी दुकान में सिर्फ 6 महीने में एक बार आती है एक पीस उसका, और वो मैंने खरीद लिया। अब वो टीवी आपने तोड़ दी है, ठीक? तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा? सर पहले तो 80 इंची टीवी 30,000 में आएगी। अरे मैम डिफॉल्ट केस मान लो, ठीक है? वैसे तो पता नहीं 80 इंची टीवी होती भी है कि नहीं। तो अब अगर आपने टीवी तोड़ दिया तो क्या मैं उस टीवी को एक्सेप्ट करूंगा? कतई नहीं करूंगा, कोई भी कस्टमर नहीं करेगा। और क्या मैं 6 महीने रुकूंगा दूसरा पीस लेने के लिए?
मैं दूसरी दुकान जाके खरीद लूंगा, मैं तो रिफंड ही क्लेम करूंगा ना आपसे। हाँ, क्या कह रही है ना? सही बात है, वो आपका लॉजिक सही था, ऐसा नहीं है आपका लॉजिक गलत है कि आप मुझे बदल के दे देंगी दूसरा पीस, ठीक है, वो चल सकता है, बट अगर वो बहुत ही स्पेशल चीज है तो उसमें बदला नहीं जा सकता, ठीक है। और या तो दूसरा केस ये भी हो सकता है कि मेरा मूड ही खराब हो गया आपकी दुकान से खरीदने का, ये भी तो हो जाता है कस्टमर का कि बताओ आपका स्टाफ कितना केयरलेस है, ऐसा है वैसा है, ठीक है, अच्छा खासा टीवी तोड़ दी उसने, और मुझे आपके यहाँ से नहीं लेना, मुझे रिफंड ही चाहिए, मुझे दूसरा पीस नहीं चाहिए, तो आप कस्टमर को नो तो नहीं बोल सकती कि हम आपको रिफंड नहीं देंगे, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में सेल्स तो आपने अभी तक कंप्लीट की नहीं है, ठीक है। सेल्स कंप्लीट कब होती है? जब कस्टमर के घर तक टीवी पहुंच जाता है, इंस्टॉलेशन हो जाता है ना जी। कस्टमर के घर तक टीवी पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? दुकानदार की होती है ना, क्योंकि कैरेज का पैसा भी ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, टीवी के साथ जोड़ के उसको दे देते हैं, ठीक है, इंस्टॉलेशन का पैसा भी उसको जोड़ के ही मिलता है उसमें, ठीक। तो इसी वजह से सर इंस्टॉलेशन का तो कंपनी का आदमी आता है, लेकिन इंस्टॉलेशन के पेमेंट तो आप एक्चुअल में कर ही देती हैं, भले ही वो लोग आपको बताते नहीं है, लेकिन उसकी कॉस्ट में तो जुड़ा ही होता है इंस्टॉलेशन का पैसा, जो उसकी सर्विस का पैसा है। तो मेरा कुल मिला के कहने का ही मतलब है कि जब तक टीवी आपके घर आई नहीं, इंस्टॉल हुई नहीं, तब तक सेल्स तो कंप्लीट हुई नहीं है, और जब तक सेल्स कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आप रेवेन्यू कैसे मान सकती हैं? क्योंकि आपकी इनकम तो सेल से ही होनी है, और सेल्स जब कंप्लीट ही नहीं हुई है 5 जुलाई तक, तो आप उसको रेवेन्यू कैसे मान सकती हैं? तो सेल्स कंप्लीट कब होगी? 5 जुलाई को होगी, तो सेल्स रिकॉर्ड कब करना है? इस दिन रिकॉर्ड करना है, तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कब होगा? 5 जुलाई को रिकॉग्नाइज होगा। मैम दिमाग खराब हो रहा है थोड़ा, तुम थोड़ा बहुत दिमाग खराब हो रहा है कि नहीं? हो रहा है तो कोई गलत बात नहीं है, आप एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रही है इस वाले में, तो थोड़ा बहुत हो भी सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये AS9 के ऊपर बेस्ड है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिमाग खराब करते ही है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब मैंने ये चीज बताई क्यों आपको, ठीक। ऊपर वाले और इस वाले केस में फर्क क्या था? मुझे नमकीन खरीदी थी और इस वाले में, ऊपर वाले में मैंने आपसे सामान ले लिया था, सामान लेके मैं घर चला गया था, तो आपने डिलीवरी कंप्लीट कर दी थी, ठीक है, आपने अपने एंड से डिलीवरी कंप्लीट कर दी है, तो सेल्स भी कंप्लीट हो गई है आपके एंड से, और अगर सेल्स कंप्लीट हो गई है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लीजिए। पर नीचे टीवी वाले केस में आपने डिलीवरी की नहीं, डिलीवरी के साथ साथ उसमें इंस्टॉलेशन भी करना होता है, ये दोनों चीजें हुई नहीं है, और ये दोनों चीजें 4 दिन बाद होंगी, तो सेल्स कंप्लीट भी कब होगी? 4 दिन बाद होगी। भले ही आपने पेमेंट आपने रिसीव कर लिया, तो वो पेमेंट एडवांस बेसिस पे रिसीव की है, उल्टा वो आपकी लाइबिलिटी है, 4 दिन तक आपने मुझसे 30,000 रुपए लाइबिलिटी पे ले रखे हैं, ठीक है, वो आपकी इनकम नहीं है, वो उस समय लाइबिलिटी है। तो इस वजह से क्या है कि आपकी ये टीवी वाले केस में जो आपका रेवेन्यू भी रिकॉग्नाइज होगा वो 4 दिन बाद रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि सेल्स भी 4 दिन बाद कंप्लीट होगी, ठीक है। चलो अच्छा, अब मैंने ये बताया क्यों था, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं मैम, तो ये क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट समझ लो मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है लखनऊ में, तो कोई भी एरिया जो मेट्रो बनी है, ये क्या 1 साल में बन गई थी या 2 साल में बन गई थी? 5-6 साल लगे थे इसको कम से कम बनने में, ठीक है। तो जिस कंपनी को ये प्रोजेक्ट दिया गया होगा, ठीक है, प्रोजेक्ट मेट्रो बनाने का, तो सरकार ने उसको पेमेंट करी होगी, ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है कि पूरे प्रोजेक्ट का पैसा एक साथ ले लेती है कंपनी, तो पूरे प्रोजेक्ट का पैसा एक साथ लिया होगा उसने, और प्रोजेक्ट बनाने में लगे कितने साल? 6 साल, ठीक। मान लो यूपी गवर्नमेंट ने मेट्रो बनाने के लिए जो कंपनी है उसको पैसे दिए हैं 600 करोड़ रुपए, ठीक है।
और कंपनी को लग गए 6 साल इस मेट्रो को बनाने में, आलमबाग से लेकर, नहीं ट्रांसपोर्ट क्या था, अमौसी से लेकर, ट्रांसपोर्ट नगर से लेकर और कहां तक बनी है, मुंशीपुलिया तक, मुंशीपुलिया तक मेट्रो बनाने में। ठीक है, तो इन सवालों का जवाब दो मुझे। ये कंपनी क्या कर रही है, यही तो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो हमारे केस में सेलर कौन है, यही है। ठीक, जो मेट्रो बना रही है, जो कंस्ट्रक्शन कर रही है। अब इसको पेमेंट कब रिसीव हो गई है, इसको तो पहले ही दिन पेमेंट रिसीव हो गई थी, है ना। 600 करोड़ रुपए इसको तो पूरे सरकार ने पहले ही दे दिए थे। ठीक है, पर इसकी सेल्स कब कंप्लीट मानी जाएगी, आज ही कंप्लीट मानी जाएगी कि 6 साल बाद इसकी सेल्स कंप्लीट होगी। ठीक है जी, मान लो सरकार ने 1 जुलाई को पेमेंट की है इस कंपनी को, 1 जुलाई 2021 को। ठीक है, और मेट्रो कंप्लीट होगी 1 जुलाई 2027 को। ठीक, तो मेट्रो इस दिन आप कह रही है 1 जुलाई 2027 को कंप्लीट होगी, तो सेल्स भी कब मानेंगे, 1 जुलाई 2027 को। क्या आप ऐसा कहना चाहती हैं? जी हाँ, बस यही पे एक्सेप्शन है इस केस का, क्योंकि ये बहुत ही लंबा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कंस्ट्रक्शन वाला। तो इसलिए लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आप इतना लंबा नहीं रुक सकते, 6 साल तक नहीं रुक सकते टू रिकॉर्ड अ रेवेन्यू, टू रिकॉर्ड एन इनकम। ठीक है, कंपनी 6 साल तक थोड़ी रुक सकती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये रिकॉर्ड करने के लिए कि हमको इनकम हुई 600 करोड़ की, इसलिए इनको छूट दी गई है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में इन लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स वालों को छूट दी गई है, ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं, हर 1 साल थोड़ी थोड़ी इनकम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो 6 साल लगेंगे ना कंप्लीट होने में, तो 600 करोड़ की इनकम हुई है, उसको 6 से डिवाइड कर दो, तो हर साल 100 करोड़ रुपए की अपनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हैं ये। तो हर साल 100 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया जा सकता है इनके द्वारा। ठीक है, चलो लास्ट वाला देखते हैं। हाँ सर जल्दी देखिए, पता नहीं कितना ये बोरिंग चल रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है इस कॉन्सेप्ट में, पहले के सही थे। थर्ड वाला है, थर्ड एक्सेप्शन इस रूल का, इन केस ऑफ माइनिंग। माइनिंग क्या होता है बताओ? बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही, इस पर और डिस्कस नहीं करते हैं, बिल्कुल सही जगह आपने पकड़ा है कि वो जो खदान होती है कोयले वगैरह की, तेल वगैरह की, वो सब आता है माइनिंग वगैरह में। तो revenue is recognized in the accounting period when production is made even though a sale has not been made। तो इनके केसेस में क्या होता है, जब जब इनको कोयला वगैरह ये लोग प्रोड्यूस कर लेते हैं, तेल वगैरह प्रोड्यूस कर लेते हैं, जिस भी चीज की माइनिंग कर रहे हैं, तो जब इनका प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है उसी दिन सेल्स मान ली जाती है। एक्चुअल जब वो तेला या कोयला बेचा जाएगा उसका वेट नहीं किया जाता है उस डेट का। ठीक है, अब मैम कंप्लीट हुआ रेवेन्यू रिकॉग्निशन, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? या आप इसको पढ़ना चाहेंगे या घर पे पढ़ना चाहेंगे? घर पे नहीं पढ़ना चाहेंगे तो तुरंत पढ़ना है इसको, तो 1 मिनट में रीड मार लो, या तो यहाँ सामने तो खुला ही है। टॉप से है ना रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा एक छोटी सी बात और बता दो, ये वाला जो टीवी खरीदने वाला बात थी, ठीक है, मैंने इसमें कहा सेल्स कंप्लीट होगी 5 जुलाई को, है ना, इसलिए रेवेन्यू भी 5 जुलाई को रिकॉर्ड होगा। ठीक, इससे एक और बात साबित होती है कि 1 जुलाई से 5 जुलाई के दौरान जो गुड्स की ओनरशिप है, मालिकाना हक है, वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। ठीक है, सही बात है,
जब आपने पेमेंट रिसीव की थी मुझसे 30,000 रुपए, तब भी आप इस गुड्स की ओनर थी, और जब तक आपने सेल्स कंप्लीट नहीं की है, ठीक है, तब भी आप उसकी ओनर है। जिस दिन आपने मुझे डिलीवरी दी है इस टीवी की, ठीक है, जिस दिन आपने 5 जुलाई को मुझे डिलीवरी दी है इस गुड्स की, उस दिन क्या हुआ है कि आपने इस गुड्स का मालिकाना हक, इस गुड्स की ओनरशिप मुझे ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। तो गुड्स की ओनरशिप भी मुझे 5 जुलाई को मिली थी। चलिए, हाँ, इसको रेट मार लीजिए मैम। हेलो हेलो, हाँ भैया आएंगे, लेकिन वही 15-20 मिनट लेट हो सकता है थोड़ा, ठीक है ना। हाँ, पढ़ लिया। चलो, एक्सेप्शन तो इतना जरूरी नहीं है कि एक्सेप्शन तो अभी बताया तो तीनों याद नहीं है दिमाग में, है ना। पढ़ना पढ़ लो ये भी तीनों। चलो, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट सीधी सी बात कहता है कि मैम साल में आपको दो चीजें होंगी, एक इनकम और एक्सपेंस, ठीक, एक इनकम दूसरा एक्सपेंस। तो आपके जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जितने भी खर्चे हो रहे हैं साल भर में, ठीक है, उनको आपको अपने इनकम के साथ हर साल सेट आउट करना है। हर साल आपको जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं उनको अपने इनकम के साथ सेट आउट करना है, ठीक है। और अगर इनकम ज्यादा आया इन कंपैरिजन टू एक्सपेंस तो आपको प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंस ज्यादा आया इन कंपैरिजन टू इनकम तो आपको लॉस आएगा, ठीक है। सिर्फ ये बात कहता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, बस इतना ही है इसमें, ठीक है। दो चीजें होती है ना, एक तो एक्सपेंस यानी खर्चे आपको साल में, दूसरा होता है इनकम, ठीक है। तो इन एक्सपेंस और इनकम को आपस में सेट ऑफ करना है हर साल, ठीक है, मैच करवाना है, सेट ऑफ करना है, ठीक। अगर इनकम एक्सपेंस से ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट होगा आपको, और अगर एक्सपेंस इनकम से ज्यादा है तो आपको लॉस होगा, ठीक है। चलो, अब लास्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट आज का भी, अकाउंटिंग कन्वेंशन हम लोग कल पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रही है ना, उसके आपके पास प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी वो डॉक्यूमेंट जो कि जस्टिफाई कर सके कि ये ट्रांजैक्शन और इवेंट एक्चुअल में अकर किया है हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक। और वो डॉक्यूमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, वो सब ये सब लिखे हुए देखिए, कैश मेमो, इनवॉइस, सेल्स बिल, पेइंग स्लिप, करस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट, ये सब चीजें। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। इन सभी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स कहते हैं अकाउंटिंग भाषा में। तो वो सोर्स डॉक्यूमेंट आपके जस्टिफाई करेंगे
कि ये ट्रांजेक्शन और इवेंट एक्चुअल में अगर किया है, जिसको आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है। ठीक, तो बस यही बात आपका ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट आप रिकॉर्ड कर रही हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसके प्रॉपर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बस ये थे हमारे 11 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, अब बस हमें 3 अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो आप अपने से इस चैप्टर को पढ़िएगा जरूर, जो भी दिक्कतें हों, जो भी डाउट्स हो वो पूछिएगा, क्योंकि थ्योरी के लिए जैसे मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 से 6 नंबर का आएगा ये शॉर्ट नोट्स में। ठीक है, वो जो सेक्शन ए वाला पार्ट बताया उसमें। ठीक है, चलिए। हाँ, एक और बात आप, क्या हुआ? हाँ, मैं आपसे एक और बात कहना चाह रहा था कि मेरे एमकॉम के लास्ट सेमेस्टर के पेपर होने वाले हैं अभी। ठीक है, तो पहला पेपर होगा 26 को। ठीक है, फिर 28 को, फिर 2 को, फिर 4 को, फिर 6 को और फिर 7 को। तो ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स में आपको अपनी टाइमिंग थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, इन 6 दिन। हाँ, मैंने हाँ 26 जुलाई से शुरू होंगे, 28 जुलाई को, फिर 2 अगस्त को, फिर 4 अगस्त को, फिर 6 अगस्त को, फिर 7 अगस्त को। और कसम से इतना गंदी टाइमिंग रखी है, ठीक आपके टाइम पर पड़ रहा है वो पेपर। 1 घंटे का पेपर है, लेकिन ठीक आपके टाइम पर पड़ रहा है, 2 से 3 बजे। ठीक है, अब 3 बजे वहां से छूटेंगे तो तुरंत 3:30 पे तो घर भी नहीं आ पाएंगे, आते आते 4 साढ़े 4 तो बज ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको एडवांस में ये बताने में इसलिए बताया है 3-4 दिन पहले कि आप इसका कुछ सोल्यूशन निकाल लीजिए, या तो हम लोग कल परसों थोड़ा बहुत ओवर टाइम करके 26 और 28 का कवर कर ले, या तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम इन दिन ये जो 6 तारीख है इसमें अपनी टाइमिंग शिफ्ट कर ले। तो टाइमिंग इस हिसाब से बनाइए मैम कि इन 6 दिनों के लिए कि वो 1 से 4 के बीच में ना पड़े, क्योंकि वो तो हमारा वही पेपर का ही टाइम पड़ जाएगा 1 से 4 का। ठीक, 2 से 3 का। हाँ, अच्छा, लिख के भेजें? अरे नोट कर लो, सामने ही तो लिखा है। ऐसा लिख दीजिए। लिख दो क्या, या फिर नोट कर रही हैं आप? हाँ, 26 जुलाई, 28 जुलाई, 2 अगस्त, 4 अगस्त, 6 अगस्त, 7 अगस्त। ठीक, हाँ मैम, बस ये 6 दिन की बात है। तो ओवर टाइम करना मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा, क्योंकि ओवर टाइम कर करके हम 6 दिन कैसे कवर करेंगे। तो जी मैम, और ये लास्ट सेमेस्टर है, इसके बाद तो कोई सेमेस्टर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और लास्ट सेमेस्टर इसीलिए पेपर हो भी रहा है मेरा, नहीं तो बाकी किसी सेमेस्टर का लखनऊ यूनिवर्सिटी पेपर ले भी नहीं रही है। तो यही मतलब मेरा है कि अगर हम लोग ओवर टाइम करने की कोशिश करें तो शायद 6 दिन का कवर कर भी नहीं पाएंगे, चाहे जितनी ताकत लगा दें। तो उससे अच्छा ये कि 1 से 4 बजे को छोड़ के अगर आपके पास कोई भी फ्री टाइम है, चाहे वो रात में 10-11 बजे भी हो, ठीक है, तो बता दीजिए, उस टाइम पे हम लोग क्लास कर लेंगे इन 6 दिनों के लिए बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए बस ये बात थी।